नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप आरपीएससी के एग्जाम भी इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्रैक कर सकते हो। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और उसके बाद में आप पा सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और मैंने टीचर एग्जाम क्लियर किया है 2018 में। मेरी जो रोजाना क्लासेज है यूट्यूब के राजस्थान 360 चैनल पर शाम को 7 बजे होती है। स्पेशल क्लास एक 3:55 होती है और एक 8:30 बजे होती है। फ्री स्पेशल क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करना है। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज करना है DAM10। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भाग ले सकते हो जबकि क्लास चल रही होती है। आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आपको हमारे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी अच्छी तैयारी करने में सहायता करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विजेस के द्वारा और अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल में एनालिसिस भी कर पाओगे। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको हमारे सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज को कंफर्टेबली आपके डिवाइस पर देखने का एक्सेस मिलेगा। आरपीसी न्यू अनाउंसमेंट, बूस्ट योर आरपीसी प्रिपरेशन विद दीज ऑफर्स। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का मिलेगा फ्री, 24 महीने का लेते हो तो 4 महीने का मिलेगा फ्री। टेस्टिमोनियल है, अन अकेडमी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई RS 2018 मेंस प्रिपरेशन। ये RS के बारे में लिखा है जिनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। टेस्टिमोनियल SI के बारे में, गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा आपके पेपर पटाए कंटेंट से था सारा पेपर। टेस्टिमोनियल एस्पिरेंट वो पेड इन RPCSI, थैंक यू सर, आपके पढ़ाए हुए नोट से पार लग गई। 55 से 60 क्वेश्चन मिल गए डायरेक्टली, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। टेस्टिमोनियल ACF का, ACF में भी जो स्टूडेंट्स थे ना उन्होंने दरअसल इसके बारे में कहा था। इसके बारे में टेस्टिमोनियल है ये, एस्पिरेंट वो पेड इन रीड 2021। तो इन्होंने सबने कहा है भी अन अकेडमी भी जो पढ़ाया जाता है वो निश्चित ही हूबहू पेपर में आ जाता है। ये दरअसल कॉलेज लेक्चरर वाला भी है साथ में, ACF कॉलेज लेक्चरर। ठीक है। प्लस फीचर क्या क्या है, आप अपने घर पर कंफर्टेबली लाइव पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज पर। टॉप एजुकेटर जो इंडिया के वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप अपने सिलेबस को कवर कर पाओगे, अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में जा सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हो, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन रहेंगे, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी रहेगी। बैच कोर्सेज कौन कौन से हैं अभी? योद्धा बैच कोर्स फॉर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, स्टार्टिंग डेट 1 पर गया। RS प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच, स्टार्टिंग डेट 4 अक्टूबर। इसके अलावा विजय RS प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी, स्टार्टिंग डेट 6 अक्टूबर। विकास राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो बैच कोर्स, स्टार्टिंग डेट 7 अक्टूबर। ठीक है। ये कोर्सेज अवेलेबल है आपके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप RPSC पे। RS RPSC SI पटवार हेडमास्टर, वनरक्षक मनपाल, जूनियर इंजीनियर, JVV NL, रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, एस्पायर इंग्लिश मीडियम, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम। एक सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसा केवल अनअकैडमी पर ही होता है। डिस्काउंट जो सब्सक्रिप्शन पर है वो 10% का रहेगा। इनमें से कोई भी प्लान आप चूज कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए DM10, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। जैसे 24 महीने का प्लान है वो 8,400 रुपए का है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे DM10 तो 10% के डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 7,560 में। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी लर्नर के लिए अकेडमी लेकर आया है, मेगा कॉम्बो ऑफर। 4 कैटेगरीज के टॉप एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी करें। MPPSC एंड व्यापम, RPSC, UPPSC एंड BPSC, UPSSC और साथ में। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभी अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज का एक नया टॉपिक और वो करेंगे अपन किससे स्टार्ट? इंडियन हिस्ट्री से। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करें और अपना टॉपिक है आज का
अशोक मौर्य। शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा। कुछ शासनकाल राज्याभिषेक से मानते हैं इतिहासकार 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि शासक तो 273 में बन गए थे, राज्याभिषेक 269 में। पिता का नाम था बिंदुसार, माता का नाम था सुभद्रांगी। अन्य नाम क्या थे? धर्मा और जनपद कल्याण, ये अन्य नाम थे। और कहां की रहने वाली थी? चांद। ठीक है, अशोक मौर्य के बारे में बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। सबसे पहले बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। दरअसल इसमें कहा गया है कि एक्चुअल में जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, ये पुनर्जन्म की कथा मिलती है कि महात्मा बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। ठीक है, उसी समय रास्ते में उन्हें एक छोटा बालक मिला और बालक ने कहा कि मैं आपको भिक्षा देना चाहता हूं। और अपना कमंडल आगे कर दिया। किसने? बुद्ध ने। बच्चे ने मिट्टी डाल। थोड़ा सा आगे बढ़े तो आनंद ने कहा कि आपको पता है कि उस बच्चे ने क्या डाला कमंडल में? बुद्ध ने कहा हाँ मुझे पता है, मिट्टी डाली है। देखना ये अगले जन्म में इसी मिट्टी का यानी इसी साम्राज्य का सम्राट बनेगा। ठीक है ना? और इसीलिए वही जो बच्चा था आगे जाकर क्या बना था? अशोक सम्राट। अब दरअसल सुभद्रांगी और बिंदुसार के बारे में जो कथा मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों में, ये कहा गया है कि जो सुभद्रांगी है ना, उसने एक बार क्या किया था कि बिंदुसार को बचाया था। ठीक है, और इसी कारण जो बिंदुसार है ना, उसने उससे विवाह कर लिया सुभद्रांगी से, जो चंपा के किसी ब्राह्मण की पुत्री बताते हैं। ठीक है, अब राजमहल में ले आया। अब बिंदुसार के और भी रानियां थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता था बिंदुसार? सुभद्रांगी से ही करता। ठीक है, अब जब अशोक का जन्म होने वाला था तब काफी एक्साइटेड था बिंदुसार। यानी बिंदुसार है ना, दरअसल ऐसा सोच रहा था कि सबसे ज्यादा प्रेम मैं इसी पुत्र से करूंगा। ठीक है, कहते हैं अशोक का जन्म हो गया और उसी समय बिंदुसार अपने पुत्र का चेहरा देखने के लिए आया। लेकिन चेहरा देखते ही अशोक से नफरत करने लगा, क्योंकि अशोक बहुत ही भद्दे चेहरे वाला था और यह बिंदुसार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है, और इसीलिए जो बिंदुसार है उसने दरअसल सुभद्रांगी के महलों में जाना ही बंद कर दिया। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कहा गया है कि जो अशोक है ना, उसके कुल 99 भाई और थे। यानी कुल कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। अब दरअसल बिंदुसार को पता था कि शासक तो एक ही बनने वाला है, और इसीलिए बिंदुसार ने अपने गुरु, जिसका नाम क्या था? पिंगलवत्स जीव। ठीक है, पिंगलवत्स जीव। ठीक है, उससे पूछा कि मेरे पुत्रों में शासक कौन बनेगा? पिंगलवत्स जीव ने कहा कि दूसरे दिन सभी पुत्रों को आश्रम में बुला लिया जाए। अब सभी को कह दिया गया, लेकिन अशोक को इसकी सूचना नहीं भेजी गई, क्योंकि बिंदुसार तो चाहता ही नहीं था कि शासक कौन बने? अशोक बने। ठीक है, बाकी सभी को यहां पर सूचनाएं भेज दी गई। अब दरअसल सूचना भेज दी गई तो उसके बाद में 99 पुत्र चले गए। अशोक की माता को पता चल गया, सुभद्रांगी को, कि यहां पर ऐसा कुछ होने जा रहा है दरअसल, लेकिन अशोक को यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है, और अब इसीलिए सुभद्रांगी ने अशोक को कहा कि तुम्हें भी वहां पर जाना चाहिए, लेकिन अशोक ने इनकार कर दिया। अशोक ने कहा कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे तो अपनी माँ के पास ही रहना है। सुधरांगी ने प्रेशर डाला तो अशोक को जाना पड़ा, लेकिन उसके लिए कोई शाही रथ का इंतजाम नहीं था। वो पैदल ही चल पड़ा, और कहते हैं कि रास्ते में एक हाथी मिला, उस पे बैठ करके चला गया। अब आश्रम में सारे पुत्र पहुंच चुके थे। पिंगलवत्स जी उसके पास गया बिंदुसार शाम के समय, कि आज मेरे सारे पुत्र आए थे, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा जो पुत्र है ना वो शासक बन सकता है। अब पिंगलवत्स को पता था कि शासक तो भी बनेगा अशोक ही। ठीक है ना,
लेकिन पिंगलवत है ना, ये बिंदुसार को निराश भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे पता था कि यदि बिंदुसार को कह दिया तो वो दुखी हो जाएगा। इसलिए पिंगलवत ने कहा कि आज एक ऐसा पुत्र भी था जो पैदल आया था और हाथी पर चढ़कर आया। फिर 100 पुत्रों में तो किसका पता लगे, बिंदुसार को पता नहीं लगा। हालांकि बिंदुसार ने अपने गुरु से कहा कि ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अशोक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, और उसी समय जो अशोक है ना, उसे कहाँ का गवर्नर बना दिया गया, उज्जैन का। यानी आपसे पूछा जाए कि अशोक है ना, वो शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था भी, तो उज्जैन का गवर्नर था। कौन, अशोक। अब यहां पर क्या हुआ कि उसी समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। कहां पे, तक्षशिला। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था उसी समय। और तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो इसके दमन के लिए किसको भेजा गया, अशोक को। अशोक का भाई सुसीम था, वो अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था, लेकिन उसे पता था कि यदि अशोक जीवित रहा तो वो निश्चित रूप से शासक नहीं बन पाएगा। इसलिए जो सुसीम है ना, उसने एक तो हथियार नहीं भेजे, ये कहा भी हथियार पीछे से आ रहे हैं और भी सैनिक आएंगे पीछे से, और अशोक को अकेले ही भेज दिया थोड़े से सैनिकों के साथ। अशोक तक्षशिला में चला गया तो उसे पता चला कि वास्तव में उसके साथ धोखा हुआ है। कहते हैं कि अशोक जोर से चिल्लाया कि यदि धरती माँ मुझसे अपना बेटा मानती है तो उससे संभाले या मुझे हथियार दे दे। कहते हैं उसी समय धरती फट पड़ी और हथियार निकल आए। कुछ ऐसा भी कहते हैं इतिहासकार कि जो तक्षशिला के लोग थे ना, उन्होंने छिपा करके रखे थे। अब अशोक को हथियार मिल गए और विद्रोह का आसानी से अंत कर दिया। किसने, अशोक ने। अशोक वापिस कहां लौटाया, पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र तो थी मगध की, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बार फिर विद्रोह हुआ वहां पे तक्षशिला, और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको काम सौंपा गया, सुसीम को। कहते हैं सुसीम वैसे गवर्नर भी था कहां का, तक्षशिला का, ठीक है। जब ये विद्रोह का दमन कर रहा था सुसीम, उसी समय क्या हुआ कि बिंदुसार पीछे से बीमार पड़ गया। जो बिंदुसार था ना, पीछे से बीमार पड़ा, और बिंदुसार ने सुसीम को आमंत्रित किया कि वो जल्दी से आ जाए, क्योंकि बिंदुसार किसको शासक बनाना चाहता था, सुसीम को शासक बनाना चाहता था। हालांकि अशोक ने कहा कि शासक मुझे बना दीजिए, सुसीम का पता नहीं कब आएगा, लेकिन बिंदुसार ने ऐसा नहीं किया। आखिरकार अशोक ने जबरदस्ती खुद को शासक घोषित किया, जिसके बाद बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इधर सुसीम को भी समाचार मिल चुका था कि शासक तो कौन बन चुका है, अशोक बन चुका है। यह समाचार मिल गया था किसको, सुसीम को। अब सुसीम है ना, वो अपनी बड़ी सेना लेकर के कहां की ओर बढ़ा, पाटलिपुत्र की ओर बढ़ चला। पाटलिपुत्र की ओर जब आ रहा था तो अशोक को भी पता चल गया, और इसलिए अशोक ने भी पाटलिपुत्र को सुरक्षित किया। सुसीम ने पाटलिपुत्र के बाहर की ओर पड़ाव डाला रात के समय, और उसी समय अशोक का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था राधागुप्त, वो गया सुसीम के पास, और सुसीम को जाकर के कहा कि पाटलिपुत्र में जो दो द्वार है ना, उत्तरी द्वार और दक्षिणी द्वार, तो मैं ना उत्तरी द्वार से मत घुसना, बाहर से घेर कर के कौन से द्वार से घुसना, दक्षिण से घुसना, ऐसा कहा गया, ठीक है। इसने कहा राधागुप्त ने, क्योंकि जो उत्तरी द्वार है वहां पे तो सेना है काफी ज्यादा, दक्षिण पे कोई सेना ही नहीं है, तुम आसानी से प्रवेश कर जाओगे। अब राधागुप्त तो मिला हुआ था अशोक से, सुसीम चला गया, दक्षिण द्वार से प्रवेश किया। कहते हैं कि अशोक ने यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवा रखे थे, उसके ऊपर पेड़ों की छाल डलवा रखी थी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर प्रवेश किया सुसीम ने, तो सुसीम और उसके सैनिकों के घोड़े गड्ढे में जा गिरे, आग लगा दी। किसने, अशोक ने। और इस तरह से अशोक क्या बन गया, सम्राट बन गया। दरअसल कहा जाता है कि जो अशोक था, उसके कुल 99 भाई थे, उसने सभी भाइयों को मार करके, ठीक है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में लिखा गया है, बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों को मारकर शासन प्राप्त किया। जो 99 भाई थे ना, उनको मार करके अशोक ने अपना शासन प्राप्त किया, ठीक है ना। और ये जो संघर्ष हुआ था, इसमें इतिहासकार तारानाथ के अनुसार, इतिहासकार कौन है, तारानाथ, उसके अनुसार अशोक को कितने वर्ष लगे भी,
4 वर्ष लगे। इस संघर्ष में अशोक को कितने वर्ष लगे थे? 4 वर्ष लगे थे। और इसीलिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। अशोक की उपाधियां कौन सी थी? अशोक की उपाधियां थी देवनाम प्रिय, और दूसरी कौन सी थी? देवनाम प्रियदर्शी। ये अशोक की उपाधि थी। ठीक है। याद रखना है कि जो अशोक है उसे चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अशोक को। ठीक है। अब इसलिए जाना जाता है क्योंकि कहते हैं कि अशोक है ना काफी खतरनाक था और काफी क्रूर प्रवृत्ति का था। एक्चुअल में एक कहानी का वर्णन मिलता है कि एक बार कुछ महिलाएं थी, वो अशोक को खुश करने के लिए अशोक का पौधा लेकर आई। ठीक है ना, ताकि खुश हो जाएगा। अब कहते हैं कि उनके हाथ से अचानक पौधा गिर गया तो वो हंसने लगी। अशोक को गुस्सा आ गया, उसने सबको जला दिया। दरअसल ऐसा भी माना जाता है कि आसपास के गांव में जहां भी विद्रोह होते थे तो अशोक है ना पूरे गांवों को जला डालता था। जो अशोक है ना उसके द्वारा सभी गांवों को जला दिए जाते थे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि अशोक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था। ठीक है ना। अशोक है ना वो प्रारंभ में कौन सा शासक था? साम्राज्यवादी शासक था। कौन सा शासक था? साम्राज्यवादी शासक था। और अशोक का हमेशा नारा कौन सा होता था? बेरी घोष का नारा होता था। यानी अशोक का कौन सा नारा था भाई? बेरी घोष का नारा था। ठीक है। दोबारा बता देता हूं। अशोक मौर्य या अशोक महान शासन 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, या राज्याभिषेक के अनुसार 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। धर्मा या जनपद कल्याणी अन्य नाम थे। और ये कहां की रहने वाली थी? चंपा की रहने वाली थी। ठीक है। याद रखना है कि अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी पिंगल वत्सजीव नामक एक आजीवक ने की थी। अशोक है ना वो शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था। याद रखना है कि जो बौद्ध और जैन ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके शासन प्राप्त किया था, जबकि तारानाथ के अनुसार इसे इस संघर्ष में कितने वर्ष लगे थे? 4 वर्ष लगे। और इसलिए अशोक का जो राज्याभिषेक है ये कब हो पाया था? 269 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है ना। उपाधियां कौन कौन सी थी अशोक की? उपाधियां थी देवनाम प्रिय की, और उसके बाद में कौन सी थी? देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है। ये उपाधियां थी अशोक के पास। अशोक को क्रूर प्रवृत्ति के कारण किस नाम से जाना जाता है? चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल जो अशोक है वो साम्राज्यवादी शासक था, और इसका जो नारा था वो कौन सा था? बेरी घोष का नारा था। ठीक है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? कलिंग पर। कलिंग कहां पड़ता है भी? उड़ीसा में पड़ता है। ये जो अशोक ने आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में, इसका जो कारण है वो प्लिनी नामक इतिहासकार ने इसका कारण क्या बताया था भी? व्यापारिक बताया था। क्या बताया था? व्यापारिक। ठीक है। इसलिए अशोक ने आक्रमण किया था, ऐसा प्लिनी कहता है। हालांकि अशोक के जो लेख है ना उनमें कहीं भी कलिंग के शासक का नाम नहीं मिलता है। लेकिन यदि अपन बात करें तो एक लेख है जिसका नाम है हाथी गुम्पा लेख। कौन सा लेख है? हाथी गुम्पा लेख। और ये जो लेख है ना ये एक्चुअल में कहां पे है? उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में। इस लेख में लिखा गया है कि जो अशोक के आक्रमण के समय जो कलिंग है ना वहां का शासक नंदराज था। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि अशोक के लेखों में कलिंग के
कलिंग युद्ध के समय कौन से शासक का नाम मिलता है, तो कलिंग युद्ध के समय किसी शासक का नाम अशोक के लेखों में नहीं मिलता है, लेकिन हाथीगुम्फा लेख में लिखा गया है कि उस समय कलिंग का शासक कौन था भी, नंदराज था। ठीक है, ये जो हाथीगुम्फा लेख है ये कलिंग के शासक के समय का है जिसका नाम था खारवेल। क्या नाम था? खारवेल। वैसे ये लेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का प्रथम लेख था। भारत का क्या था? ये प्रथम लेख था जिसमें जैन मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख? जैन मूर्ति पूजा। तो अपन फिर से कलिंग युद्ध की ओर लौट जाते हैं एक बार। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कलिंग के शासक का नाम भी जानना जरूरी था, जो कौन से लेख में उल्लेख मिलता है इसका, हाथीगुम्फा लेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अशोक है, उसने यहां पर काफी बड़ा जनसंहार करवाया। ठीक है, कहते हैं लाखों लोग यहां पर मारे गए, काफी सारे लोग बेघर हो गए, काफी सारे लोग यहां पे घायल हो गए। ठीक है, अशोक का प्रधानमंत्री था जिसका नाम था उपगुप्त। वह अशोक को युद्ध मैदान में लेकर गए। अब अशोक ने वहां पर लाशें ही लाशें पड़ी देखी, ऐसा दृश्य अशोक ने पहले कभी देखा भी नहीं था। और उसके बाद में अशोक ने देखा कि काफी सारे बच्चे भूख से बिलख रहे थे और उनके ऊपर गिद्ध है ना वो इसलिए मंडरा रहे थे कि कब ये मरे और कब इन्हें उठाए, ऐसी स्थिति थी। अशोक का हृदय पूरी तरह से कह सकते हैं कि इससे नरम पड़ गया, पिघल गया, तलवार फेंक दी, वहीं बैठ गया और कहा कि जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो अशोक है ना यहाँ पर इसने युद्ध का पूरी तरह से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और यहीं पर जो अशोक है उसने बेरी घोष की जगह कौन सा नारा दे दिया भी, धम घोष का नारा दे दिया। बेरी घोष की जगह कौन सा नारा दिया था? धम घोष का। जो दम शब्द है ना इसका जो अर्थ होता है बोध निकाय, जिसका नाम क्या है भाई? राहुलोवाद सूत्र, ये बोध निकाय है। इसमें दम का अर्थ बताया गया है प्रेम और अहिंसा। क्या बताया गया भी? प्रेम और अहिंसा, ये दम का अर्थ बताया गया है। ठीक है, जबकि यदि अपन बात करें अशोक के 14वें शिलालेख की, कौन सी शिलालेख की? 14वें शिलालेख की, तो इसमें दरअसल वर्णन मिलता है कि जो दम है उसका अर्थ होता है प्रेम, अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, यही धम होता है। ऐसा लिखा गया है कौन से शिलालेख में? 14वें शिलालेख में। तो अब जो अशोक है ना वो पूरी तरह से अहिंसक प्रवृत्ति का हो चुका था। ठीक है, दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो धर्म तो अलग अलग शासकों ने काफी धर्म का पालन किया, कईयों ने भी किया। ठीक है, लेकिन अशोक का जो धर्म यानी दम था वो पूरी तरह से अलग था। एक्चुअली में कहीं भी कोई धर्म ऐसा नहीं कहता कि किसी शासक को युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन अशोक ने कहा कि युद्ध करना भी तो बड़ी हिंसा होती है, वो तो सबसे बड़ी होती है। इसलिए अशोक का जो दम है वो सबसे अलग माना जाता है। तभी अपन अशोक को एक महान शासक के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग है ना वो कहां पे पड़ता है भी? उड़ीसा में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? उड़ीसा में। कारण क्या था भी इसका? कारण था प्लिनी ने बताया कि इसका कारण क्या था? व्यापारिक था। हाथीगुम्फा लेख के अनुसार उस समय कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। हालांकि अशोक के किसी भी लेख में किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता है कलिंग के। ठीक है, यह जो हाथीगुम्फा लेख है ना ये दरअसल कलिंग के शासक खारवेल के समय का है और ये भारत का प्रथम लेख माना जाता है जिसमें जैन मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसमें लाखों की संख्या में जो लोग थे वो मारे गए थे और इसीलिए जो अशोक है ना उसका हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने इसके साथ ही जो युद्ध नीति है ना उसका त्याग कर दिया और उसने बेरी घोष के नारे का त्याग करके कौन सा नारा दे दिया? अशोक ने धम घोष का नारा दे दिया। कौन सा नारा दिया भी? धम घोष का नारा दिया। ठीक है, जो दम है ना उसका अर्थ बताया गया राहुलोवाद सूत्र जो बोध निकाय है उसमें दम का अर्थ बताया गया प्रेम और अहिंसा, ये धम का अर्थ बताया गया है। याद रखना है कि जो दम का पूर्ण उल्लेख है ना ये दरअसल अशोक के 14वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो अशोक है ना वो पूरी तरह से
झुकाव उसका बौद्ध धर्म की ओर भी हो गया था। कौन से धर्म की ओर हो गया था? बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। और उसने पूरी तरह से किसका त्याग कर दिया था? युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा युद्ध नीति का त्याग कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध। ऐसा माना जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म के लिए इसके प्रधानमंत्री उपगुप्त ने प्रेरित किया। किसने किया था? उपगुप्त। उपगुप्त ने प्रेरित किया था। ठीक है ना। दरअसल अशोक को निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ठीक है। इसके बाद जो अशोक है वो मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर पूर्णतया बौद्ध बन गए। मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर पूर्णतया क्या बन गया था? बौद्ध बन गया। ठीक है। इसके बाद में यदि अपन अशोक की बात करें तो अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इसका आयोजन कब करवाया भाई? 251 ईसा पूर्व। इससे पहले दो आयोजित हो चुकी थी। एक तो हुई थी 483 ईसा पूर्व में और एक हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो आयोजित हुई थी उसका जो आयोजन है वो किसने करवाया था भी? अजात शत्रु ने। वो मैं साथ में करा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रथम द्वितीय तृतीय साथ में लिख दूंगा। प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका जो आयोजन है ये कहां पे किया गया था भी? सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा जो कहां पे है? राजगृह बिहार। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पूर्ण महाकश्यप। ये जो बौद्ध संगीति थी इसका जो आयोजन है वो किसने करवाया था? प्रथम का अजात शत्रु, जो कौन से वंश का था भाई? हर्यक वंश का था। इसने आयोजन करवाया। ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। कितने? 500। ठीक है, इसीलिए इसे पंच सती का कहा गया। क्या कहा गया था? पंच सती का कहा गया। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के
दो पिटकों का संकलन किया। बौद्ध धर्म के दो पिटक थे ना, उनका संकलन किया गया। कौन से थे? यानी याद रखना, पिटक का अर्थ टोकरी होता है, और जो बौद्ध धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना, उन्हें पिटक ही कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? उन्हें पिटक कहते हैं, क्योंकि पूरा जो बौद्ध धर्म है ना, वो इन्हीं पिटकों में समाया हुआ है। ठीक है ना, तो इन्हीं में से दो का जो संकलन है, ये कब किया गया? प्रथम बौद्ध संहिता में। कौन कौन से थे वो भी? एक तो था सुत पिटक, और दूसरा कौन सा था? विनय पिटक। जो सुत पिटक है ना, इसके जो संकलन करता थे वो थे आनंद, और विनय पिटक के जो संकलन करता थे वो कौन थे भी? उपाधि। वैसे बौद्ध धर्म के तीन पिटक है, तीसरे पिटक का संकलन अशोक के समय होगा, वो बाद में कराऊंगा, इसमें दो का ही हुआ था। ठीक है, जो सुत पिटक है ना, उसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश, या फिर इन्हें क्या कह सकते हैं? बुद्ध की शिक्षा। जो विनय पिटक है ना, इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के नियम, या फिर इन्हें अपन क्या कह सकते हैं? आचार संहिता। क्या कह सकते हैं इन्हें? आचार संहिता। ये किसमें है? विनय पिटक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अशोक है ना, उसने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म। अशोक इससे पहले क्या होता था? आजीवक होता था। अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया था इसके प्रधानमंत्री ने, जिसका नाम उपगुप्त था। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था एक बौद्ध भिक्षु ने, जिसका नाम क्या था? निगरोध था। याद रखना है, अशोक मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर पूर्णतया क्या बन गया था? बौद्ध बन गया। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया 251 ईसा पूर्व में। वैसे आज तक कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित हो चुकी है? चार बौद्ध संगीतियां। कितनी का आयोजन हो चुका है अभी आज तक? है चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन हो चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तब हुआ था जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और यह कहां पे हुआ था? भी सप्तपर्णी गुफा में, जो कहां पे है? राजगृह बिहार में। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? भी पूर्ण महाकश्यप के द्वारा की गई। और इसका जो आयोजन है ये अजात शत्रु ने करवाया, जो कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। ये जो बौद्ध संगीति थी, इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, और इसीलिए इस बौद्ध संगीति को क्या कहा गया था? पंचसतिका कहा गया। ठीक है, इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो पिटकों का संकलन किया गया था। पहला कौन सा था? सुत पिटक, जिसके जो संकलन करता थे वो आनंद थे। बुद्ध के उपदेश या बुद्ध की क्या है? शिक्षाएं। दूसरा कौन सा था? भी विनय पिटक, जिसके संकलन करता कौन है? उपाली। इसमें बौद्ध धर्म के नियम या बौद्ध धर्म की क्या है? आचार संहिता। वैसे पिटक का ना, ये इसका अर्थ टोकरी होता है। ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। फिर हुई दूसरी बौद्ध संहिता। बुद्ध के महान परिनिर्वाण के कितने साल बाद? 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था भाई? चुलवग वैशाली। आयोजनकर्ता कौन था? इसका जो आयोजनकर्ता था वो था कालाशोक, या काकवर्ण, जो कौन से वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक। ठीक है, ये जो बौद्ध संगीति थी, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? साओ कमीर ने। प्रथम बार इसी संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के दो गुट बने।
बौद्ध भिक्षुओं के कितने गुट बन गए? 2 गुट बन गए। एक तो था सतवीर, जिन्हें क्या कहा गया? थेरवाद। और दूसरा था महासंघिक, इन्हें क्या कहा गया? श्रावस्तीवादी। ये 2 बन गए थे। जो सतवीर या थेरवादी है ना, ये दरअसल पुराने नियमों पर चलना चाहते थे, जो नियम पहले चल रहे थे ना उन्हीं में। महासंघिक थे ना, ये पुराने नियमों के साथ साथ नए नियमों को भी चुनना चाहते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 हुआ था, यानी पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन तो हुआ था चौथी बौद्ध संहिता में, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं में विभाजन कौन सी संहिता में हुआ था? दूसरी बौद्ध संहिता में हुआ। कौन सी में हुआ था? दूसरी। तो दूसरी बौद्ध संहिता का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? चुलोग वैशाली। आयोजन करता कौन था? काला शौकिया काकवण शिशु नागवंश का। अध्यक्ष कौन था? साओ कमीर। प्रथम बार इसी संहिता में बौद्ध भिक्षुओं के विभाजन हुआ। सतवीर यानी थेरवादी ये पुराने नियमों पर चलना चाहते थे, और महासंघिक यानी श्रावस्तीवादी पुराने नियमों के साथ नए नियम भी चाहते थे। अब आया फिर अशोक के तीसरी बौद्ध संहिता अशोक के राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में 251 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था भाई? स्थान था पाटलिपुत्र, ठीक है। आयोजन तो वही था, किसने करवाया? अशोक मौर्य। कौन से वंश का था? मौर्य वंश का, पता चल गया। अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्तिस ने, इसने अध्यक्षता की थी। यह जो तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी, ठीक है, जो तीसरी बौद्ध संहिता हुई, इसमें बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक का, कौन से पिटक का भाई? तीसरे पिटक का संकलन किया। कौन सा था तीसरा पिटक? अभिधम पिटक। ये तीसरा पिटक था जिसका संकलन किया गया। और अभिधम पिटक है ना, इसका जो संकलन करता था वो कौन थे? मोगली पुत्तिसी थे। ठीक है, मोगली पुत्तिसी इसके संकलन करता थे। इसमें क्या की गई है? बौद्ध नियमों की दार्शनिक व्याख्या। क्या की गई है? बौद्ध नियमों की दार्शनिक व्याख्या की गई। यानी कहा गया है कि मतलब उसमें उदाहरण देकर समझाए गए कि किस प्रकार से बौद्ध जो नियम है ना उनका पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। इस बौद्ध संहिता के बारे में कहा जाता है कि 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को पथ भ्रष्ट होने के कारण, अपने मार्ग से भ्रष्ट होने के कारण बौद्ध धर्म से निष्कासित किया, ठीक है, इन्हें बौद्ध धर्म से निष्कासित कर दिया। साठ हजार बौद्ध भिक्षु, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संहिता का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहां पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। आयोजनकर्ता कौन थे इसके? मौर्य वंश के शासक वही अशोक थे। इनके समय हुई थी राज्याभिषेक के 18वें वर्ष में। अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्तिस ने की थी। दरअसल इसी में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक का संकलन किया गया। क्या नाम था तीसरे पिटक का भी? अभिधम पिटक। और संकलन संकलनकर्ता कौन थे इसके? मोगली पुत्तिस थे।
और अभिधम पिटक में क्या है कि बौद्ध जो नियम है ना उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। यह बौद्ध संहिता इसलिए भी चर्चित रही क्योंकि 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को पथभ्रष्ट होने के कारण बौद्ध धर्म से निष्कासित किया गया। साथ साथ चौथी भी पढ़ देते हैं, फिर तीन तो कर ही दिए। चौथी बौद्ध संहिता। चौथी बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी में। स्थान कौन सा था भी इसका? कुंडलवन, कश्मीर। इसका आयोजनकर्ता कौन था भाई? कनिष्क। कौन से वर्ष का था? कुषाण वंश। ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। इसके जो उपाध्यक्ष कौन थे भी? अशोक घोष थे। ठीक है। इसी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म का विभाजन। एक तो कौन सा? हीनयान, दूसरा महायान। बस फर्क यह है कि हीनयान वाले हैं ना, ये दरअसल क्या है कि बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, महायान में बुद्ध को ईश्वर माना जाता है। तो ये चौथी बौद्ध संहिता थी जिसका आयोजन कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थान कौन सा था भी इसका? कुंडलवन, कश्मीर था। आयोजनकर्ता कौन थे? कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था। अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन था? अशोक घोष। बौद्ध संहिता में, इसी बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया? दो भागों में, हीनयान और महायान। अब वापस अशोक की बात करते हैं। अशोक प्रथम शासक था जिसने बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में किया। ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, ये तो बहुत बार आ चुका एग्जाम में, और पुत्री क्या नाम था? संघमित्र, उन्हें बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। कहां भेजा था? श्रीलंका। श्रीलंका का शासक उस समय कौन था भी? तिष्य था। ठीक है ना। याद रखना है कि जैसे अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय की थी, वैसे ही तिष्य की उपाधि भी कौन सी थी? देवनाम प्रिय की। अशोक के मुख्य कर्मचारी होते थे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ये अशोक के क्या थे? मुख्य कर्मचारी थे। इन्हें क्या कहा जाता भी? इन्हें अनुशयान कहा जाता था। ठीक है, अनुशयान कहते थे। इन्हें प्रत्येक तीसरे वर्ष में, सॉरी पांचवें, प्रत्येक पांचवें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा जाता था। ठीक है। हालांकि इन्हें तक्षशिला व उज्जैन में प्रत्येक तीसरे वर्ष में भेजा जाता था। कौन से वर्ष में? तीसरे वर्ष में। यानी प्रत्येक जगह पांचवें वर्ष में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि तीसरे वर्ष में कहां कहां भेजते थे?
तो प्रत्येक तीसरे वर्ष में कहां भेजा जाता था? तक्षशिला और उज्जैन में। अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे, ऐसा कल्लण ने लिखा है, कल्लण का जो ग्रंथ है ना राजतरंगिणी, उसमें लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास लिखा था ना। अशोक ने वितस्ता, वितस्ता किसको कहते हैं? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसाया। कौन सा? श्रीनगर। ये श्रीनगर शहर बसाया। अशोक ने नेपाल में भी, कहां पर? नेपाल में कौन सा शहर बसाया? देवपाटन या ललित पाटन शहर बसाया। ठीक है, किसने? अशोक। तो याद रखना है कि अशोक है वो प्रथम शासक था जिसने बौद्ध धर्म का प्रसार कहां किया था? विदेशों। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और उस समय श्रीलंका का शासक कौन था? भी तिस्य था। क्या नाम था? तिस्य था। ठीक है, याद रखना है कि जो तिस्य है ना, उसने भी अशोक की तरह कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनाम प्रिय की। अशोक ने 3 कर्मचारी नियुक्त किए थे, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ये जो तीनों कर्मचारी थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? अनुशयान कहा जाता था। दरअसल अशोक के द्वारा ये प्रत्येक 5वें वर्ष में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजे जाते थे। हालांकि इन्हें तक्षशिला और उज्जैन में, कहां पे? तक्षशिला और उज्जैन में इन्हें प्रत्येक तीसरे वर्ष में भेजा जाता था। ठीक है, याद रखना है कि जो अशोक है उसने वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया? श्रीनगर। नेपाल में देवपाटन या ललित पाटन नगर बसाया। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है कलहण की पुस्तक में, जिसका नाम क्या था? रास्ता। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? अशोक के बारे में। हालांकि अशोक के सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख, तो अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अशोक एक महान शासक के रूप में हुआ था, उसी को अपन ने पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप या आपका कोई भी मित्र अनअकैडमी का किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा DAM10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और राजस्थान 360 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये आपका अनअकैडमी है जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।